Good afternoon, students. This is second chapter of your science book. Name is Microorganism, Friends and Foe. ओके और इस चैप्टर के क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं आप एक बार इसको रीड आउट करेंगे और उसके बाद आप इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और आपने प्लांट्स के बारे में और एनिमल्स के बारे में पढ़ा होगा। इन बोथ आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो ग्रोथ करते हैं, जो रिप्रोडक्शन करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। और कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो हमको दिखाई देते हैं, और कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते हैं, यानी कि हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते लेकिन फिर भी होते हैं। तो ऐसे सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे चारों तरफ होते हैं, आसपास होते हैं, सब जगह होते हैं। जैसे इस बुक्स के ऊपर भी है, इस पेंसिल के ऊपर भी, हमारे स्किन के ऊपर, हमारे नोज़ के ऊपर, हमारे माउथ के ऊपर, हमारे बॉडी पार्ट के ऊपर, और एवरीथिंग हर जगह पाए जाते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते उनको। हम या तो किसी मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं या फिर माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, यानी कोई बड़ा जो कांच होता है जो किसी चीज़ को बड़ा करके देख सकता है, उससे हम इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। ओके, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स के अलावा जो एनिमल्स जो हमको दिखाई नहीं देते लेकिन होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व कर सकते हैं। उन ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो अपार्ट फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी कैन नॉट सी। दीज मिनट organisms are not visible to us through naked eye. To observe them we have used a magnifying glass or a microscope. Therefore these organisms are microorganisms. Micro means होता है स्मॉल, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, जो दिखाई नहीं दे सकता है। और कितना स्मॉल होता है हम आगे पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसकी जब हम स्टडी करते हैं, साइंस की बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांचेज होती है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडी की जाती है। तो साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं, इन छोटे छोटे जीवों के बारे में पढ़ते हैं। उस ब्रांच को हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो द ब्रांच ऑफ साइंस डेट डील विथ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन माइक्रोबायोलॉजी। ओके, तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द माइक्रोबायोलॉजी, तो आप कहोगे साइंस की ऐसी ब्रांच, द ब्रांच ऑफ साइंस डेट डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन माइक्रोबायोलॉजी। ओके, अब ये जो माइक्रोबायोलॉजी है स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी और किसने इस माइक्रोबायोलॉजी को स्टार्ट किया था? तो एक साइंटिस्ट था इन 1673, कितने साल पुराना, कम से कम ये 350-400 साल पुराना, 350 बिफोर, ईयर बिफोर। एक साइंटिस्ट था लुवेनहॉक, उसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया था एक सिंगल ग्लास के थ्रू। ये भी हम देखेंगे आगे। ओके, अब आप कहेंगे सर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और कौन कौन से हो सकते हैं? तो हम इस पूरे चैप्टर में 5 ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टडी करेंगे। और वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज अ वायरस, सेकंड इज अ बैक्टीरिया, थर्ड इज फंजाई, फोर्थ इज प्रोटोजोआ एंड फिफ्थ लास्ट इज ए एल्गी। ओके, इन 5 डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम सबसे पहले टॉपिक जो है वो हमारा हैबिटेट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। आप कहोगे, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? तो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि हैबिटेट्स जो होते हैं उनके रहने, खाने पीने और ग्रोथ करने का जो प्लेस होता है, हैबिटेट्स जो होती है वो क्या होते हैं। ओके, तो फर्स्ट लाइन आप अंडरलाइन करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट एवरीवेयर। ये कहाँ होते हैं? हर जगह होते हैं, अराउंड अस, हमारे चारों तरफ हर जगह होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। ये हर डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट में ग्रोथ कर सकते हैं, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे टेम्परेचर हाई टेम्परेचर हो, चाहे लो टेम्परेचर हो, चाहे आइस हो। ओके, तो ये कहाँ कहाँ ग्रोथ कर सकते हैं आप इसे अंडरलाइन करेंगे। रेगिंग फ्रॉम द आइस, ये जमीन जो बर्फ़ होती है, जैसे जम्मू कश्मीर है तो वहाँ कितनी ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, उस बर्फ़ में भी ये ग्रोथ कर सकते हैं। जो कोल्ड क्लाइमेट होते हैं वहाँ से लेकर ये हॉट जो स्पायरिंग जो क्लाइमेट होता है, जो डेजर्ट होते हैं, रेगिस्तान, उसके अंदर जो मार्शली लैंड होते हैं, दलदली ज़मीन होती है, उसमें इतना हाई टेम्परेचर होता है फिर भी ये वहाँ ग्रोथ कर सकते हैं।
तो आप इसे अंडरलाइन करेंगे कि कहाँ कहाँ ग्रोथ कर सकते हैं। रैगिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट टू मार्सी लैंड्स। दे आर प्रेजेंट इन एयर, ये एयर में भी होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन वाटर, ये वाटर में भी होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन सॉइल, ये सॉइल में भी होते हैं। इसे भी आप अंडरलाइन करेंगे। ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एवरीवेयर अराउंड अस। ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट कंडीशन में भी ग्रोथ कर सकते हैं। ये एयर में भी हो सकते हैं, ये वाटर में भी होते हैं, ये सॉइल में भी होते हैं। ओके, और इनकी जो केयरिंग होती है, ये सबसे अच्छी ग्रोथ कहाँ करते हैं? ये एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स इनके अच्छे गुड्स कैरियर होते हैं। यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स पर ये बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं और अपने आप को डेवलप करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी नंबर को बढ़ाते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। सेकंड लाइन जो मैं आपको, जो सेकंड चीज़ जो आपको लाइन अंडरलाइन करनी है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उस पर अभी भी बिलियन टाइप ऑफ यानी करोड़ों की संख्या में बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी, दे आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी ऑन द स्किन, हमारी स्किन पर होती है। इन आवर नोज़, हमारी नोज़ के ऊपर। इन थ्रोट, हमारा जो थ्रोट से हमारा जो माउथ है। और इंटेस्टाइन्स, और ऐसा आप अंडरलाइन करेंगे ना, थ्रोट्स एंड माउथ। और जो हमारा इंस्टेंटेनियल जो ट्रैक्ट होता है, और जितने भी बॉडी कैविटीज़ होती है, जैसे कान के अंदर कैविटी है, नाक में कैविटी है, माउथ कैविटी है, आँखों की, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडीज़ कैविटीज़ है, वहाँ पर भी बैक्टीरियाज होते हैं। ओके, आप इसे अंडरलाइन करेंगे। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी फाउंड लिविंग स्प्रेंगुलर और इन कॉलोनी। ये सिंगल भी हो सकते हैं, आपको सिंगुलर भी मिलते हैं और कॉलोनीज़ में भी मिलते हैं। ओके, ये जो माइक्रोनिज्म है वो अकेले भी रह सकते हैं, आप भी चाहे तो आप इसे अंडरलाइन कर सकते हो ना, सिंगुलरी, और इन कॉलोनीज ग्रुप बनाकर भी रह सकते हैं। सेकंड हम आपकी बुक में आपको मिलेगा साइंस बीट्स। इसमें आपको अंडरलाइन करना लुवेनहॉक इन 1673। इसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और उसने एक लेंस बनाया था। उस लेंस से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे पेपर हो, चाहे बुक्स ही हो, चाहे पेंसिल हो, उस किसी भी ऑब्जेक्ट को हम 50 to 300 टाइम्स मैग्नीफाइंड करके देख सकते थे। यानी कि आपको जितनी बड़ी ये अभी बुक्स दिख रही है, इससे आप 50 गुना ज़्यादा से लेकर 300 गुना ज़्यादा, है ना, 50 to 300 टाइम्स मैग्नीफाइड कर सकते हो, इतना बड़ा करके देख सकते हो। सेकंड, आपको एक्टिविटी दी हुई मिली, आपकी बुक्स में एक्टिविटी दी हुई है, और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं फ़िलहाल आपको स्किप करनी है। और बुक आपकी जब क्लासेस स्टार्ट होगी तो जो इंस्ट्रूमेंट और अपैरेटस और जो भी मटेरियल्स प्रेजेंट है आपके स्कूल में, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्टिविटीज़ करवाई जाएगी। ओके, मैंने अभी आपको बताया कि इस चैप्टर में हम कितने टॉपिक्स पढ़ेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कितनी क्लासेस पढ़ेंगे, 5, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआन, एल्गी। ओके, तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं वायरस आप जानते होंगे, और अभी तो फेमस वायरस आप जानते हो, कोविड-19 कोरोना वायरस। ओके, अब ये जो आप कहेंगे सर वायरस क्या होते हैं, ये वायरस भी एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब इसका मतलब तो आप समझ गए ना, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म का मतलब हम देख नहीं सकते, इतने छोटे ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, इतने छोटे जीव होते हैं, और इनकी साइज़ जो होती है ना, ये इनकी साइज़ भी बैक्टीरिया के बराबर होती है। आप कहेंगे सर बैक्टीरिया की साइज़ क्या होती है, ये हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया की साइज़ क्या होती है। ओके, तो फिलहाल आपको ये अंडरलाइन करना, दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म इवन स्मॉलर देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से भी स्मॉल होते हैं। ओके, सेकंड लाइन भी आप अंडरलाइन करेंगे, दे कैन बी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। ओके, अपन तो जैसे लिविंग ही है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग ये जिंदा है, लेकिन ये नॉन लिविंग भी वायरस भी हो सकते हैं, इसे आप अंडरलाइन करेंगे। नॉन लिविंग मतलब जो जिंदा नहीं है। दे आर सीन एज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, आप इनको क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, क्रिस्टल के रूप में देख सकते। आप कहेंगे सर ये क्रिस्टल क्या होता है? क्रिस्टल का मतलब होता है जैसे आप नमक देखते हो, जैसे आप शुगर देखते हो ना, साल्ट हो गया, शुगर हो गया, आप इनको थोड़ा गौर करके देखना, पास जाके आपको एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिखेगी, इसे हम क्रिस्टल कहते हैं। ओके, आप समझ गए होंगे क्रिस्टल। और एक आप जब आप देखते हो ना, जो वीट होता है उसका फ्लोर जो होता है, मतलब गेहूं का आटा हो गया, आप उसको देखना,
वो बिल्कुल बारीक होता है, तो उसे हम कहेंगे नॉन क्रिस्टल है, बिल्कुल बारीक है। रबड़ हो गया तो आप कहोगे रबड़ क्रिस्टल नहीं हुआ हो ना, वो जो लिक्विड है वो हमारा क्रिस्टल नहीं होता। क्रिस्टल का मतलब होता है एक पर्टिकुलर शेप में कोई कंपाउंड या कोई भी चीज़ जो होती है उन्हें हम क्रिस्टल कहते हैं। तो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है। ओके, और यहाँ पर आपको अंडरलाइन करना है, दे आर सीन एज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द होस्ट बॉडी। ओके, बट इनसाइड द होस्ट बॉडी दे आर लिविंग एंड दे रिप्रोड्यूस रैपिडली। इसका मतलब क्या हुआ कि जो होस्ट बॉडी होती है, होस्ट बॉडी का मतलब मैं आपको इस लैंग्वेज में समझाता हूँ कि जैसे आपने सुना होगा जूं के बारे में, जो आपके सर पे जुएँ चलती हैं, वो क्या करती है, आपका जो ब्लड है उसको सीक करती है, उस ब्लड को अब्जॉर्व करती है, उससे अपना फीड के फॉर्म में उसको वो ऑब्जर्व करती है और एक्सेप्ट मतलब अपने लिविंग सिस्टम को चलाती है। ठीक वैसे ही जिस बॉडी के ऊपर बैक्टीरिया और वायरस होते हैं ना, उस बॉडी को हम होस्ट बॉडी कहते हैं। तो होस्ट बॉडी के ऊपर तो ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है, और बिल्कुल जैसे नॉन लिविंग आपको देखने को मिलेगा कि ये ज़िंदा है ही नहीं, ऐसा लगेगा। लेकिन जब आप होस्ट बॉडी के अंदर देखोगे तो होस्ट बॉडी के अंदर ये लिविंग फॉर्म में होता है, लिविंग फॉर्म में होता है, इसे आप अंडरलाइन करोगे। एंड रिप्रोड्यूस रेपिडली, रिप्रोड्यूस का मतलब है ये अपनी नंबर और अपनी जो काउंटिंग होती है इसको बहुत ही फास्ट ग्रोथ करके बढ़ाता है। 1 से 2 हो गए, 2 से 3 हो गए, 3 से, जैसे आपके सुपर पेरेंट्स थे उससे पेरेंट्स हुए, फिर ग्रैंड पेरेंट्स थे उससे पेरेंट्स हुए, पेरेंट्स से आप हुए, फिर आपके वापस नेक्स्ट जनरेशन होगी। जैसे ये किससे होता है, ये रिप्रोडक्शन से होता है। तो ये वायरस भी अपना रिप्रोडक्शन करते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में अपनी काउंटिंग और अपनी जो नंबर है उसको बढ़ाते हैं। अगला टॉपिक है वो हमारा है हैबिटेट्स, कि वायरस का आवाज़ क्या होता है, वो रहते क्या है, कहाँ रहते हैं। आप इसे अंडरलाइन करो कि वायरस एयर में भी हो सकता है, वाटर में भी हो सकता है और सॉइल में भी हो सकता है। दे आर फाउंड इन एयर, वाटर, सॉइल एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, इसे आप अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं, वो है स्ट्रक्चर। वायरस की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो वायरस की स्ट्रक्चर डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स होती है ना, कह नहीं सकते कि फिक्स स्ट्रक्चर है, लेकिन जितने भी स्ट्रक्चर्स होती है उसके सेंटर में एक न्यूक्लियर होता है, और उस न्यूक्लियर में या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होते हैं, और इस डीएनए और आरएनए के चारों तरफ एक प्रोटीन का कवर होता है, इस प्रोटीन का एक कोट होता है, और उस प्रोटीन के कोट को हम कहते हैं कैप्सिड, जिसे आप अंडरलाइन करेंगे। ओके, जैसे मैं इस स्ट्रक्चर में बताता हूँ, इस स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा ये जो HIV वायरस है इसमें आरएनए है। तो ये हमारे जो न्यूक्लियस है राउंड शेप में, हमारा जो केंद्र है, सेंटर है, न्यूक्लियर है, इसके बीच में क्या है, आरएनए है। या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, मैंने कहा था। इस आरएनए के चारों तरफ एक प्रोटीन का कवर होता है, जो आपको दिखेगा ना, ये दाने दाने दाने, ये दाने नुमा, ये वाला, इसे हम कहते हैं कैप्सिड। ओके, तो मैं वापस यहाँ पे आता हूँ। द वायरल बॉडी कंसिस्ट, वायरल बॉडी मीन्स वायरस बॉडी। ओके, द वायरल बॉडी कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लियर कोर हैविंग डीएनए और आरएनए सराउंडेड बाय ए प्रोटीन कोट नॉस कैप्सिड। आपसे पूछा जाए कैप्सिड क्या होता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो वायरस की बॉडी होती है उसके अंदर जो न्यूक्लियर होता है, उस न्यूक्लियर में जो डीएनए और आरएनए होता है वो एक प्रोटीन कवर से घिरा होता है, उसके ऊपर एक प्रोटीन कवर जो होता है, उस प्रोटीन कवर को हम कहते हैं कैप्सिड। ओके, सेकंड नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है न्यूट्रिशन, कि वायरस का न्यूट्रिशन क्या होता है। तो जिस भी होस्ट बॉडी के ऊपर ये होता है, जिस भी होस्ट सेल के ऊपर होता है, वहीं से ये न्यूट्रिशन एक्सेप्ट करता है। दे आर डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट सेल। ये न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है, होस्ट बॉडी से, होस्ट सेल से ये न्यूट्रिशन लेता है। अब अगला लास्ट टॉपिक है वायरस का, वो है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वायरस, कि वायरस के क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, या वायरस बेनिफिशियल होता है या हार्मफुल होता है। तो आप ध्यान में रखना कि वायरस चाहे कोई भी हो वो हमेशा हार्मफुल होता है, कोई भी वायरस यूज़फुल नहीं होता है। तो ये हार्मफुल होता है। अच्छा, तो कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन बॉडीज़, उसके अंदर कौन कौन सी डिजीज़ जो है वो वायरस से होती है। तो फेमस वायरस जो अभी चल रहा है कोविड-19, उससे कोरोना वायरस जो है उससे कोरोना होता है, तो ये तो आपको पता है। और जो पुराने वायरस है जैसे कॉमन कोल्ड हो गया जो नॉर्मल ज़ुकाम होता है, इन्फ्लुएंजा हो गया जो सर्दी ज़ुकाम होता है, पोलियो जो है, जो मीजल्स जो है, एंड जो एड्स जो है, ये सारे जो डिजीज़ है ह्यूमन बॉडीज़ में, ये किसके थ्रू होते हैं, वायरस के थ्रू होते हैं। जैसे एड्स
किसके थ्रू होता है, HIV वायरस के थ्रू होता है, इसकी स्ट्रक्चर ये दे रखी है। ओके, सेकंड, डिजीज़ इन प्लांट के अंदर भी वायरस जो डिजीज़ होते हैं, जैसे टोबैको मोज़ेक ऑफ टोबैको, तंबाकू जो होता है ना टोबैको, उनकी जो लीफ होती है, उनकी जो पत्तियाँ होती है, उसमें भी एक मोज़ेक डिजीज़ होती है जिसमें बड़े बड़े छेद हो जाते हैं और डिस्ट्रॉयड हो जाती है उसकी लीव्स। तो ये किसकी वजह से होता है, टोबैको मोज़ेक वायरस की वजह से। और टोबैको मोज़ेक वायरस की स्ट्रक्चर यहाँ साइड में दे रखी है। और इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि ये जो रेड कलर की स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर है, ये एक RNA है। और इस स्ट्रक्चर के चारों तरफ ये जो आपको ब्लू कलर और वाइट कलर के ये शेप दिख रहे हैं, ये प्रोटीन जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, जिसके थ्रू ये कवर होता है। ओके, वापस हम इधर आते हैं, डिजीज़ इन एनिमल्स, कि एनिमल्स के अंदर किस तरह की डिजीज़ होती है। तो आप देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ जो एनिमल्स होते हैं, या तो उनके फुट के अंदर या फिर उनके जो माउथ होता है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ होती है। जैसे आपने डॉग के बारे में सुना होगा, डॉग के माउथ से जो डिजीज़ होती है जब वो किसी को काट देता है, ओके, तब हम हेपेटाइटिस का इंजेक्शन लगाते हैं ताकि हमको वो हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो डिफरेंट टाइप जो एनिमल्स होते हैं उनके फुट और उनके जो माउथ होता है उसमें वायरस की वजह से डिजीज़ होती है। जैसे कौन कौन से जो एनिमल्स है, जैसे कैटल हो गया, पिग्स हो गया, या हफेड्स जो एनिमल्स हो गए, और उनमें कैनिन हेपेटाइटिस इन डॉग्स के अंदर कैनिन हेपेटाइटिस हो गया, कैट्स के अंदर भी कैनिन हेपेटाइटिस हो गया। ये जो डिजीज़ होती है वो किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगले एक स्ट्रक्चर दे रखी है, वो है हमारा T4 बैक्टीरियोफेज। ओके, ये जो बैक्टीरियोफेज जो होता है ना, इसका ये न तो वायरस होता है न बैक्टीरिया होता है, ये दोनों के बीच का एक कनेक्शन होता है। तो आप इसे अंडरलाइन करेंगे, बैक्टीरियोफेज क्या होता है, आप इसे अंडरलाइन करेंगे, वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरियाज आर नोज बैक्टीरियोफेज, यानी कि जो बैक्टीरिया है उसको भी वायरस हो जाता है तो वो बैक्टीरियोफाइज बन जाता है। यानी कि वो कह सकते हैं कॉम्बिनेशन है, उसमें बैक्टीरिया के कैरेक्टर्स भी है और उसमें वायरस के कैरेक्टर भी है। अब ये जो T4 बैक्टीरियोफेज होती है, इसकी स्ट्रक्चर आप देखेंगे, सबसे पहले इसका हेड होता है, ये हेड है हेक्सागोनल शेप में। इस हेक्सागोनल शेप में जो हेड है, जो इस हेड के अंदर एक स्प्रिंग नुमा आपको स्प्रिंग शेप में आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगी, वो होती है DNA। इस हेड के बाद आती है कॉलर के बाद ये नेक जो होती है, गर्दन, जिसको हम कहते हैं कोर के बाद ये जो बॉडी होती है उसको हम कहते हैं सीथ, और सीथ के बाद इसमें 6 पैर होते हैं, 6 नंबर ऑफ 6, इसमें टेल होती है, ओके, जिसको हम कहते हैं टेल फाइबर। और ये जो 6 फाइबर है ना, 6 टेल फाइबर, ये जहाँ से कनेक्टेड होती है उसको हम कहते हैं हेक्सागोनल बेस प्लेट, जिसके ऊपर ये जॉइंट होती हैं। हेक्सागोनल, हेक्सा मीन्स होता है 6, ये 6 जो सेल है इससे कनेक्टेड है, इसकी स्ट्रक्चर होती है। फिलहाल आपको इतनी स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़नी है, बस ये पता होना चाहिए कि डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं और कुछ जो वायरस है उनके नाम ध्यान में होने चाहिए। जैसे बैक्टीरियोफेज पूछ लिया जाए कभी कभार, तो ध्यान में होना चाहिए कि ये न तो बैक्टीरिया होता है ना वायरस होता है। अगला पेज पे आप आइए, वैक्सीन प्रोड्यूस बाय द वायरस, कि वायरस से आपको अगर बचना है तो आपको वैक्सीन जो है वो प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो कौन कौन सी वैक्सीन जो अब तक बन चुकी है वायरस को स्टॉप करने के लिए, जैसे फर्स्ट इज पोलियो, सेकंड इज स्मॉल पॉक्स, थर्ड इज चिकन पॉक्स एंड फोर्थ इज मीजल्स। इनकी वैक्सीन बन चुकी थी काफ़ी टाइम पहले, और अभी कोरोना चल रहा है तो कोरोना की वैक्सीन बनेगी नहीं बनेगी पता नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हमारा टॉपिक है बैक्टीरिया। सेकंड टॉपिक है हमारा, 5 टॉपिक पढ़ेंगे ना इसमें, वायरस, बैक्टीरिया, फिर प्रोटोजोआ पढ़ेंगे, फंजाई पढ़ेंगे, एल्गी पढ़ेंगे। तो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है हमारा बैक्टीरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, बैक्टीरियाज कहाँ हो सकते हैं और क्या होते हैं। तो आप इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब, यूनि का मतलब होता है ओनली वन, ओके, वन, यानी कि इसमें सिर्फ एक सेल होती है, एक ही सेल का मतलब तो आप जानते होंगे, कोशिका जो होती है, सेल जो होती है, या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट आर कॉल्ड सेल। ओके, जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी है वो किससे बना है, सबसे छोटी यूनिट जो है सेल है उससे बना है। ठीक है, तो बैक्टीरिया की हम हैबिटेट्स देख लेते हैं कि बैक्टीरिया कहाँ कहाँ होते हैं। बैक्टीरिया जो वो भी एवरीवेयर होते हैं, हमारे चारों तरफ हर जगह पर होते हैं। ये सॉइल में भी होते हैं, वाटर में होते हैं, एयर में होते हैं, एनिमल्स में होते हैं, प्लांट्स में होते हैं, और इवन ह्यूमन बॉडीज़ में भी बैक्टीरियाज होते हैं।
सेकंड है साइज, कि इनकी साइज़ क्या होती है। हमने अभी कहा था ना कि वायरस जो है बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, तो वायरस कितना बड़ा होता है। वायरस की जो साइज़ होती है वो होती है 0.15 माइक्रोमीटर टू 1.5 माइक्रोमीटर। अब आप कहेंगे सर माइक्रोमीटर क्या होता है, तो पहले मैं लिख देता हूँ एम इज़ मीटर। मीटर आप जानते हो कितना होता है। अब इस मीटर के आप छोटे छोटे टुकड़े करोगे तो उससे बनेगा सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर कितना होता है मैं आपको स्केल में बताता हूँ। 1 से 15 सेंटीमीटर की स्केल है, तो आप देखेंगे ये 0 सेंटीमीटर है, और इस 0 सेंटीमीटर से यहाँ तक मैं आया हूँ, तो ये इस 0 सेंटीमीटर में एक छोटी छोटी ये जो 10 लाइनें खींची ना, इन छोटी और बड़ी लाइनों में आप बड़ी बड़ी 10 लाइनें ये दिख रही है ना, इन 10 लाइनों को खींचने के बाद आपको मिला 1 सेंटीमीटर। अब इस 10 लाइनों में से एक लाइन जो है ना, उसे हम कहते हैं 1 मिलीमीटर। इस 1 मिलीमीटर को हम लिखते हैं mm से। ओके, अब इस 1 मिलीमीटर से दूसरी मिलीमीटर में, यानी इस लाइन से इस लाइन में जाने पर आप और 10 छोटी छोटी लाइनें खींचोगे इन दोनों लाइनों के बीच में, तब वो आपको मिलेगा माइक्रोमीटर। ओके, नहीं, पहले तो मिलेगा डेसीमीटर, फिर आप उन डेसीमीटर में और छोटी छोटी 10 लाइनें खींचोगे तब आपको मिलेगा माइक्रोमीटर। तो आप देखो बैक्टीरिया कितना छोटा होता है, जिसको हम देख भी नहीं सकते। माइक्रोमीटर का मतलब समझ में आ गया कि 1 सेंटीमीटर का भी 100 पार्ट, 1/100 पार्ट। ओके, जिसे हम माइक्रोमीटर कहते हैं। तो बैक्टीरिया की साइज होती है 1.15 माइक्रोमीटर, 0.15 माइक्रोमीटर टू 1.5 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट हम चलते हैं शेप पे, कि शेप कैसी होती है, इसकी जो बनावट है वो कैसी होती है। तो आप इन चारों को अंडरलाइन करेंगे, चारों को इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे, शेप को इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे कि बैक्टीरिया की शेप कैसी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बैक्टीरिया जो होता है स्पेरिकल शेप में हो सकता है। अगर बैक्टीरिया स्पेरिकल शेप में होता है तो हम उस बैक्टीरिया को कहते हैं कोकाई। जैसे आप स्ट्रक्चर में देखोगे, पहली जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ना, ये जिसमें राउंड शेप में स्पेरिकल शेप में बैक्टीरियाज हैं, ये बैक्टीरिया कोकाई बैक्टीरियाज होते हैं। ओके, सेकंड स्ट्रक्चर सेकंड टॉपिक हमारा, सेकंड टाइप जो हमारा वो है रोड शेप बैक्टीरिया। रोड शेप, रोड आप जानते हो कि रोड, आयरन रोड या जो भी वुडन रोड होती है, रोड आपने देखी है, उसके शेप में जो बैक्टीरियाज होते हैं उन बैक्टीरियाज को हम कहते हैं बेसिलस। रोड शेप बैक्टीरियाज, ये देखो आप, रोड शेप बैक्टीरियाज होते हैं उनको हम बेसिलस कहते हैं। नंबर सी को आप देखिए, नंबर सी जो है वो हमारा है स्पेरिकल बैक्टीरियाज। स्पेरिकल जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको हम कहते हैं स्पाइरेलियम। और स्पाइरेलियम जो बैक्टीरियाज है आपको इस स्ट्रक्चर में देखने को मिलेंगे, इस स्ट्रक्चर में देखने को मिलेंगे। और नंबर डी इज लास्ट इज कोमा शेप बैक्टीरिया। कोमा जो आप लिखते हो ना इंग्लिश में, कोमा कैसे लगाते हो, यूँ। तो इस शेप में जो बैक्टीरियाज होता है इसे हम कहते हैं विब्रियो बैक्टीरिया। और ये जो बैक्टीरिया है ना, विब्रियो बैक्टीरिया, इसकी स्ट्रक्चर ये बनी हुई है। क्लियर। इस शेप के बाद अगला टॉपिक है हमारा साइज कि शेप के बाद हमारा टॉपिक है अगला स्ट्रक्चर। तो आप इसमें एक लाइन अंडरलाइन करेंगे कि बैक्टीरियाज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर होती है? प्रोकैरियोटिक। अब आप कहेंगे सर प्रोकैरियोटिक क्या होता है, तो मैं आपको 2 वर्ड बताता हूँ, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है या फिर जितने भी बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, चाहे काऊ हो, चाहे केट हो, चाहे हम हो, चाहे जितने भी बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं जो अभी डेवलप हो चुके हैं, उनके अंदर यूकैरियोटिक सेल होती है, यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होती है। लेकिन जब ये यूनिवर्स बना था या बन रहा था, तब न तो हम थे न कोई प्लांट था इस अर्थ के ऊपर, इस ज़मीन के ऊपर। तब सिर्फ और सिर्फ क्या थे? बैक्टीरियाज थे। और बैक्टीरियाज के अंदर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेल थी, यानी सबसे सिंपल स्ट्रक्चर जो थी सेल की। जब स्टार्टिंग में ये यूनिवर्स बन रहा था तब की बात है, उस टाइम जो सेल होती थी उन सेल को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर कहते हैं। यानी कि ये कितनी पुरानी है कुछ कहा नहीं जा सकता, अरबों साल पुरानी है, अरबों ईयर पुरानी है। ओके, तो ऐसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। तो इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक। और अब जब धीरे धीरे डेवलप होने लगी और फिर हम ह्यूमन बन गए, तो ह्यूमन तक आते आते हमारी सेल्स जो है वो कैसी हो गई? यूकैरियोटिक हो गई। ओके, से अगला टॉपिक हमारा है लोकोमोशन, कि ये मोमेंट कैसे करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। आप इसे अंडरलाइन करेंगे, दे पजेज फ्लैजुला फॉर मोमेंट, कि इनके अंदर मोमेंट करने के लिए क्या होता है? फ्लैजुला होता है। आप कहेंगे सर ये फ्लैजुला क्या होता है? आपने फिश देखी होगी,
जो वाटर के अंदर मोमेंट करती है। तो आपसे पूछा जाए फिश वाटर के अंदर मोमेंट कैसे करती है, तो आपका जवाब क्या होगा कि उसके पास पंख होते हैं, छोटे छोटे से पंख, जिसको वो हिला डुला कर मोमेंट करती है। आपसे पूछा जाए आपने बर्ड्स देखे, आप कहोगे बिल्कुल देखे। ये स्काई के अंदर कैसे फ्लाई करते हैं, आकाश में जो पक्षी है वो कैसे उड़ते हैं, तो आप कहोगे इनके पास फेदर होते हैं, इनके पास पंख होते हैं, उसकी वजह से ये उड़ते हैं, है ना। तो ठीक जो बैक्टीरिया है उसके अंदर भी इस तरह की शेप में इतने बारीक बारीक फाइबर होते हैं, बारीक बारीक हमारे जो हेयर होते हैं ना, उस हेयर शेप में, ये आप इस पिक्चर में देखोगे, ये देखो इतने स्मॉल टाइप ऑफ जो हेयर प्रेजेंट होते हैं ना बैक्टीरियाज के अंदर, ये इन्हें हम फ्लैजेला कहते हैं। जब ये हिलते हैं, इधर उधर मोमेंट करते हैं, तब बैक्टीरियाज भी मोमेंट करते हैं। तो लोकोमोशन किसकी वजह से होता है, फ्लैजेला की वजह से होता है। अगला टॉपिक हमारा न्यूट्रिएंट्स है कि जो इनका बैक्टीरियाज का न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिशन जो है वो कैसा होता है। तो आप इसको अंडरलाइन करेंगे कि दो तरह का न्यूट्रिशन होता है, एक होता है सेप्रोफाइटिक और एक होता है पैरासाइटिक। सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक, ओके। अब आपसे पूछा जाए सेप्रोफाइटिक क्या होता है और पैरासाइटिस क्या होता है। जैसे ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर भी दो तरह का न्यूट्रिशन होता है, एक तो वेजिटेबल और नॉन वेजिटेरियन, ओके। ठीक वैसे इसमें भी सेप्रोफाइटिक और एक पैरासाइटिस होता है। सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, डेड या फिर कोई भी डिक्लाइंग मटेरियल होते हैं ना, जो सड़े गली चीज़ें होती है, जो हम डस्टबिन में डाल देते हैं, जो डंपिंग ग्राउंड में फेंक देते हैं, उनको ये खा के अपना न्यूट्रिशन फुलफ़िल करते हैं, अपना फीड फुलफ़िल करते हैं। तो इस तरह के जो बैक्टीरियाज होते हैं, इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है, उससे हम कहते हैं सेप्रोफाइटिक, जो डेड और डिक्लाइंग सड़े गली चीज़ें और मरी हुई चीज़ों को खाते हैं। ऐसे बैक्टीरियाज सेप्रोफाइटिक बैक्टीरियाज होते हैं और इस न्यूट्रिशन को हम सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और दूसरा, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज जो होते हैं किसी होस्ट बॉडी के ऊपर, होस्ट बॉडी मैंने आपको बताया कि जिसके ऊपर ये लिविंग करते हैं, जिसके ऊपर ये, जिससे ये न्यूट्रिशन लेते हैं, जिसके ऊपर ये रहते हैं, उस बॉडी को हम कहते हैं होस्ट बॉडी। तो ये जहाँ रहते हैं उसी से न्यूट्रिशन अगर लेते हैं, तो इस तरह के बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं पैरासाइटिक। जैसे हमारे सर के ऊपर जूं हो गई, वैसे जूं जो वो एक एनिमल है, बैक्टीरिया नहीं है, ओके। तो वो कैसे क्या करती है, ह्यूमन बॉडीज से ब्लड को ऑब्जर्व करती हैं, ब्लड से अपना फीड फुलफिल करती है। तो वो कौन सा लिविंग सिस्टम हो गया, पैरासाइटिक, ओके। तो जूं इज ए पैरासाइटिक एनिमल। तो ऐसे ही बैक्टीरिया जो वो पैरासाइटिक भी होते हैं और सेप्रोफाइटिक भी होते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है रिप्रोडक्शन। आप कहोगे सर ये जो बैक्टीरियाज है वो ग्रोथ कैसे करते हैं या डेवलप कैसे होते हैं। तो डेवलप जो है, डेवलपमेंट या जो ग्रोथ है वो किसके थ्रू होती है, रिप्रोडक्शन के थ्रू। यानी कि एक से दो होना, दो से, जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स है, पेरेंट्स हुए, फिर पेरेंट्स से आप हुए, आपसे फिर और आगे की जनरेशन होगी। तो ये जो रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में कैसा होता है, तो बैक्टीरिया में होता है बाइनरी फ्यूजन, जिसको आप अंडरलाइन करोगे और इम्पोर्टेंट मार्क करोगे। अब आप कहोगे बाइनरी फ्यूजन क्या होता है। फ्यूजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, और बाइनरी का मतलब होता है दो टुकड़ों में, टू पीसेज में, ओके। तो आपको एक डायग्राम बताता हूँ मैं। इस डायग्राम में आप देखोगे पहली जो स्ट्रक्चर है ये एक बैक्टीरिया की है। इस बैक्टीरिया के अंदर ये जो आपको रिंग रिंग स्ट्रक्चर दिख रही है ना, बड़ी सी बिग साइज़ में, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अलावा इस सेल के अंदर जितने भी, मैं सेल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो एक यूनिसेलुलर होते हैं, ये मैंने आपको यहीं बता दिया था, ओके। यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिर्फ एक ही कोशिका होती है, एक ही शेल होती है, ओके, सेल होती है। अब इस सेल में आप देखेंगे एक तो न्यूक्लियस है, और एक इस न्यूक्लियस के अलावा जो भी मटेरियल्स इस सेल में है उसे हम कहते हैं साइटोप्लास्ट। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और ये हमारा न्यूक्लियस हुआ। फिर ये जो न्यूक्लियस हुआ ये धीरे धीरे ओपन होता है, और आप देखेंगे न्यूक्लियस कैसा हो गया, ओपन स्ट्रक्चर हो। फिर ये डिवाइडेड हो गए दो कैटेगरीज में। आप देखोगे इक्वल अमाउंट में, इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो गया, हाफ हाफ में। फिर ये जो बाउंड्री होती है ना सेल के चारों तरफ, इसे हम कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल, वॉल मीन्स दीवार, ये जो चारों तरफ दीवार है। अब इसके अंदर धीरे धीरे डिवीजन होगा। आप देखोगे इस स्ट्रक्चर में ये डिवीजन हुआ, और फिर ये डिवीजन आपस में मिल जाएगा, और एक सेल से क्या हो गई, दो सेल बन गई। दोनों सेल में न्यूक्लियस भी है, दोनों सेल में ये साइटोप्लाज्म भी है। आप अब मैं पूछना साइटोप्लाज्म क्या होता है, मैंने अभी जस्ट बता दिया साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अलावा जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सेल विदाउट न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म।
तो आप देखोगे कि एक जो बैक्टीरिया है वो किस में चेंज हो गया, अब 2 बैक्टीरिया उसमें कन्वर्ट हो गया, फिर ये भी 2 में, फिर ये भी 2 में, इस तरह से रिप्रोडक्शन होता रहता है। तो वापस आइए यहाँ पे कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय द सेल process of binary fusion. In this process, a cell divided into 2 sides along cytoplasm and nucleus. ये दो सेल में डिवाइड होती हैं, दोनों की साइज सेम होती है, दोनों में साइटोप्लाज्म में भी इक्वल अमाउंट में सेपरेट होता है और दोनों में न्यूक्लियस भी इक्वल अमाउंट में डिवाइडेड होता है। इस तरह से इसमें रिप्रोडक्शन होता है। ओके, और नेक्स्ट हम आपका सवाल ये होगा क्या सर ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये हमेशा हार्मफुल होते हैं या फिर यूज़फुल भी होते हैं? तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं उनके बेनिफिशियल क्या होते हैं, वो बेनिफिट्स क्या होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे बैक्टीरिया हार्मफुल हो, मेजर अमाउंट ऑफ जो बैक्टीरियाज होते हैं वो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज ही होते हैं जो हमको फ़ायदा ही करती है। लेकिन कुछ जो बैक्टीरियाज है वो हार्मफुल होते हैं, तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आज की जो क्लास है वो मैं यहीं क्लोज करता हूँ और नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बेनिफिशियल बैक्टीरियाज क्या होते हैं। तो आप एक बार रिवाइज कीजिएगा और कोई डाउट्स हो तो पूछिएगा। ओके, थैंक यू।